नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले आदेशों को रद्द कर दिया है और अमेजन से तकरार मसले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए केस को फिर से हाई कोर्ट में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को अपनी संपत्ति रिलायंस रिटेल को बेचने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को रद्द कर दिया है। फैसले में फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ के विलय के सौदे को आगे बढ़ाने पर प्रतिबंधित कर दिया था। अभी के लिए अमेजन को 17 फरवरी तक नए दस्तावेज दाखिल करने का वक्त दे दिया गया है। जब दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे उसके बाद सौदे की अनुमति पर पुनः विचार होगा। चीफ जस्टिस अमेजन फ्यूचर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। फैसले से फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। फ्यूचर ग्रुप ने अपनी संपत्ति रिलायंस रिटेल को बेचने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले सभी आदेश रद्द करने का फैसला भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फिर से सभी मुद्दों पर मेरिट के आधार पर फैसला लेने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने रिलायंस फ्यूचर डील के खिलाफ हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। दरअसल फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस के साथ एसेट डील प्रक्रिया आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी और 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि क्या फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रिटेल रिलायंस एसेट सेट डील के लिए रेगुलेटरी मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है। फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है, हमें शेयर धारक की मंजूरी हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीसीआई एनसीएलटी से मंजूरी लेने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने देना चाहिए। सौदे को अंतिम रूप देने में महीनों तक चलने वाली लंबी प्रक्रियाएं शामिल है। असल में ये पूरा मामला रिलायंस और फ्यूचर समूह के बीच पिछले साल अगस्त में हुई 24,713 करोड़ रुपए की डील से जुड़ा है। रिलायंस फ्यूचर डील के तहत फ्यूचर समूह की रिटेल और लॉजिस्टिक कंपनियों की पूरी हिस्सेदारी रिलायंस समूह को मिलने वाली है। लेकिन फ्यूचर समूह इस डील को लेकर अमेरिका की ई वाणिज्य कंपनी अमेजन के साथ साल भर से ज्यादा समय से कानूनी विवाद में उलझा है। अदालत ने पहले ही अमेजन को ये निर्देश देकर सुरक्षित कर दिया है कि सौदे की अनुमति के लिए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यदि अनुमोदन लंबित होने तक अंतिम चरण तक सौदे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो कोई नुकसान नहीं होगा। फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ मध्यस्थता मामले पर रोक के खिलाफ अमेजन की अपील पर कोर्ट बाद में अलग से सुनवाई करेगा। फ्यूचर अमेजन विवाद पर अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 5 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया था। 1 फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सिंगापुर में मध्यस्थता जारी रखने के आदेश पर रोक लगाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं की संपत्ति पर हक मामले में कहा है कि अगर कोई हिंदू पुरुष जो खुद से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक है, यदि वह वसीयत में अपनी पत्नी को सीमित हिस्सेदारी देता है तो इसे संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं माना जाएगा, बशर्ते वह अपनी पत्नी की देखभाल और अन्य शर्तें पूरी करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर एक अहम आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में रह रहा कोई व्यक्ति अगर वसीयत किए बिना मर जाए तो उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई के बेटों की तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू होने से पहले हुए संपत्ति के बंटवारे पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्व अर्जित संपत्ति का मालिक कोई हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को एक सीमित संपत्ति देने वाली वसीयत करता है और अगर उसकी पत्नी की रखरखाव समेत सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है तो वो हमेशा के लिए वसीयत की गई संपत्ति की पूर्ण मालिक नहीं बन सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने 50 साल पुराने मामले में ये फैसला सुनाया। साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हरियाणा के जुंडला गांव निवासी तुलसीराम ने 15 अप्रैल 1968 को वसीयत की थी। अगले साल 17 नवंबर 1969 को उसकी मौत हो गई थी। तुलसीराम ने अपनी अचल संपत्ति को 2 भागों में बांट दिया था। उसने वसीयत में अपनी पहली पत्नी से बेटे और दूसरी पत्नी के नाम आधी आधी संपत्ति कर दी थी। इस बंटवारे में भी अंतर था। उसने अपने बेटे को तो अपनी आधी संपत्ति का पूर्ण मालिक बनाया था, लेकिन पत्नी के नाम सीमित संपत्ति की थी ताकि जीवन भर उसका भरण पोषण होता रहे। तुलसीराम ने ये भी कहा था कि उसकी दूसरी पत्नी के निधन के बाद पूरी संपत्ति पर उसके बेटे का हक होगा। पीठ ने कहा कि इसलिए रामदेवी से संपत्ति खरीदने वालों का भी संपत्ति पर कोई हक नहीं है। उनके पक्ष में बिक्री के दस्तावेज को कायम नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि वसीयत के मुताबिक रामदेवी को सीमित वसीयत के रूप में मिली संपत्ति को बेचने या दूसरे के नाम हस्तांतरण करने का हक नहीं है। संपत्ति के उत्तराधिकारी के मामले में उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ में उत्तराधिकारी के नियम लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की वो संपत्ति होती है जो उसमें स्वयं अर्जित की हो और दूसरी प्रकार की वो संपत्ति है जो उसे पैतृक रूप से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सरकार से कहा है कि अगर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े कारोबारी पैसे लौटाने को तैयार है तो क्यों ना उन्हें भारत वापस लाया जाए और उनके खिलाफ जारी सभी क्रिमिनल मामले वापस लेने पर विचार किया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश ने कहा है कि इन जैसे दर्जनों भगोड़े कारोबारियों को स्वदेश वापस लाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां सालों से मेहनत कर रही है। इसके बावजूद इनके वापस आने की 100% संभावना नहीं है। ऐसे में अगर ये कारोबारी बैंक के पैसे वापस करने को तैयार है तो क्यों ना उनके पैसे लेकर उनके खिलाफ जारी तमाम मामलों को वापस ले लिया जाए। भगोड़े कारोबारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि आप दुनिया भर में कई लोगों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। यहाँ वो पैसे वापस करने की पेशकश कर रहा है, इसलिए कुछ आपराधिक कार्यवाहियों पर रोक लगाई जा सकती है और उन्हें वापस आने की अनुमति दी जा सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि कानूनी कार्यवाही में कई वर्ष लगेंगे और एजेंसियां भगोड़े व्यवसायियों को वापस लाने के अपने प्रयास में सफल हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसे में अगर भगोड़े कारोबारी पैसे लुटाने पर सहमत हैं, तो सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। इस पर भी विचार किया जा सकता है कि देश वापसी पर उनकी गिरफ्तारी न हो। ये सुझाव हेमंत एस हाथी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो स्टर्लिंग समूह के प्रमोटरों के साथ बैंक ऋण के माध्यम से कथित तौर पर 14,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में वांछित हैं। सभी आरोपी भारत से भाग गए हैं और विदेश में रह रहे हैं। उनके अलावा भगोड़े कारोबारियों में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे कुछ और लोग भी हैं जो हजारों करोड़ का घोटाला या हेराफेरी करके कानून के शिकंजे से बचने के लिए भारत से भाग गए हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी भारतीय एजेंसियां उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है। हेमंत हाथी ने पैसे वापस करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वापस आने पर एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाए जाने और परेशान किए जाने से सुरक्षा की मांग की।
उन्होंने कहा कि उनकी कुल बकाया राशि 1500 करोड़ रुपए से कुछ अधिक है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए बैंकों को चुका दिए गए हैं और 900 करोड़ रुपए की बकाया राशि वापस करने का आश्वासन दिया है। पीठ ने ये भी समर्थन किया कि राशि सरकार द्वारा स्वीकार की जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, अगर भगोड़े कारोबारी पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना उन्हें भारत लौटने देने और उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाहियों को रोकने पर विचार किया जाए। सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर वो लौटते हैं तो वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने हाथी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को आगे न बढ़ाने को लेकर आपत्ति व्यक्त की। अगर भगोड़ा आर्थिक अपराधी वापस आता है और पैसे वापस करता है तो उसे 3 मोर्चों पर राहत देने पर विचार किया जाए। उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। उसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और आपराधिक मामले में उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन होम बायर्स ने सुपरटेक के नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टावर में फ्लैट के लिए कोर्ट के आदेश पर भुगतान किया था, उन्हें उनका पैसा 28 फरवरी को या फिर उससे पहले वापस करना होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल द्वारा घर खरीदारों को किए गए धन वापसी की गणना को स्वीकार कर लिया। सुपरटेक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता S गणेश ने प्रस्तुत किया है कि राशि की वापसी के लिए 38 अभियोग आवेदन दायर किए गए हैं। वहीं कुछ होम बायर्स के वकील ने अदालत से अपने ग्राहकों और डेवलपर के बीच हुए समझौते पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी सुपरटेक पर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी सुपरटेक से कहा है कि वो एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के ट्विन टावर के फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा 28 फरवरी तक वापस करें। साथ ही जिन बायर्स का लोन है उनके लोन बिल्डर कंपनी 31 मार्च तक चुकाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त को एमराल्ड कोर्ट के 40 फ्लोर के ट्विन टावर को गिराने का आदेश पारित कर रखा है, जिसे तोड़ा जाना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट सलाहकार ने जो लेखा जोखा तैयार किया है उसके हिसाब से बायर्स को रिफंड दिया जाएगा। बिल्डर कंपनी 28 फरवरी तक बायर्स को रिफंड करे। साथ ही जहां लोन का बकाया है उस मामले में बिल्डर कंपनी बैंक को 31 मार्च तक लोन चुकाए और बैंक या वित्तीय संस्थान ने NOC लेकर वो 10 अप्रैल तक बायर्स को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में बायर्स और बिल्डर के बीच रिफंड भुगतान के लिए एग्रीमेंट हो रखा है वो उसके हिसाब से पैसे वापस करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिफंड के अलग अलग अर्जी दाखिल कर दखल याचिका दायर की गई थी और इसके लिए 38 अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें रिफंड मांगा गया था। तय समय बीतने के बावजूद फ्लैट 252 खरीदारों को 12% ब्याज के साथ रुपए नहीं लौटाए जा सके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुपरटेक ग्रुप को 30 अक्टूबर 2021 तक 252 खरीदारों को 12% ब्याज के साथ रकम लौटानी थी। ये रकम करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक बैठ रही थी। इसके चलते ग्रुप के अधिकारी पिछले 2 माह से प्रयास में जुटे थे कि इन खरीदारों को वो ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट में यूनिट देकर समझौता कर सके, लेकिन अधिकांश खरीदार अपनी रकम वापस मांग रहे थे। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की हरकतों को सत्ता का आश्चर्यजनक व्यवहार करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सलाहकार की ओर से जो कम्युटेशन तैयार किया गया है उसके अनुरूप रिफंड दिया जाए। इससे पहले कोर्ट सलाहकार की ओर से कहा गया है कि बायर्स को रिफंड 28 फरवरी तक दिया जाए। जिस बायर्स का लोन बकाया है उसे बिल्डर 31 मार्च तक क्लियर करे और बैंक से NOC लेकर बायर्स को 10 अप्रैल तक सौंपे। अगर बिल्डर और बायर्स के बीच रिफंड को लेकर कोई एग्रीमेंट है तो फिर एग्रीमेंट के तहत भुगतान किया जाए। पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट के 40 फ्लोर के ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि ट्विन टावर के अवैध कंस्ट्रक्शन में सुपरटेक के साथ नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की सांठगांठ थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्विन टावर में जो भी फ्लैट बायर्स हैं उन्हें 2 महीने के भीतर उनके पैसे रिफंड किए जाए, साथ ही उस रकम का 12% ब्याज का भी भुगतान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मौत होने पर मुआवजा में भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई है और त्वरित राहत के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में अंडर सेक्रेटरी या इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है और 10 दिनों के भीतर राज्य मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा अर्जी तकनीकी आधार पर रद्द नहीं करें। नोडल अधिकारी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करना होगा। कोरोना से हुई मौत पर सरकारों द्वारा दिए जाने वाले मुआवजा राशि भुगतान मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे पर राज्य सरकारों की शिथिलता पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए हर एक राज्य में अंडर सेक्रेटरी या फिर इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। इस नोडल अधिकारी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचाने के लिए काम करना होगा। इसके अलावा राज्य से लेकर तालुका स्तर पर कार्यरत विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस कार्य में पीड़ित आवेदक और सही हकदारों की पहचान और तस्दीक करने में मदद करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुआवजे का लाभ उन सभी तक पहुंचे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। ताकीद भी की गई है कि राज्य इसे पूरा करने में सफल रहते हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये भी निर्देश दिया कि मुआवजे के लिए जो भी आवेदन आए उनके आने के 10 दिनों के भीतर राज्य मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करे। सुनवाई के दौरान जस्टिस MR शाह ने कहा कि किसी भी राज्य ने इस मामले को विवरण नहीं किया है, राज्यों ने केवल आंकड़े ही दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कर्नाटक राज्य द्वारा मुआवजे के दिए गए चेक के बाउंस होने पर कहा कि राज्य इस बात का ध्यान रखें कि आगे से ऐसा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर मुआवजे की अर्जियों में कोई भूल, गलती या कुछ कमी हो तो उसे तकनीकी आधार पर रद्द नहीं करें। रद्द करने की बजाय उसमें समय जाया किए बिना समुचित सुधार कराया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की नीति की आलोचना की और कहा कि सिर्फ ऑनलाइन अर्जियां देने का प्रावधान कतई व्यावहारिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने आप पीड़ितों की ऑफलाइन अर्जियां खारिज कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सुदूर गांव में रहने वाले गरीब, कम पढ़े लिखे आदमी ऑनलाइन अर्जी देंगे? गौरतलब हो कि कोविड की वजह से अपनों को खोने वालों की मदद के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश के बावजूद ये पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश में परिजनों तक नहीं पहुंचने से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने खासी नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे आदेशों के बावजूद सरकारें काम में कोताही कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। इसमें कहा गया है कि पिछले 2 सालों में लंबित मामलों की संख्या 4,984 हो गई है, जो कि चिंताजनक है। एमिकस ने ईडी, सीबीआई और NIA मामलों के लिए निगरानी समिति के गठन की मांग की है और बिना रोक टोक अदालती कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी देने की अपील की। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों पर एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 2 वर्षों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4,112 से बढ़कर 4,984 हो गई है, जो दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति सांसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की श्रृंखला में 16वीं कड़ी है। एमिकस क्यूरी ने लंबित आपराधिक मामलों का निस्तारण करने के लिए त्वरित और फौरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित जांच और मामलों की सुनवाई
और न्यायालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में न्यायालय के आदेश के संदर्भ में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। एमिकस के अनुसार ये आवश्यक है कि सभी न्यायालय जो सांसदों विधायकों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, इंटरनेट सुविधा के माध्यम से अदालती कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस हों। एमिकस ने केंद्र सरकार को वर्चुअल मोड के माध्यम से अदालतों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है। हाई कोर्ट को इस संबंध में आवश्यक धनराशि के संबंध में भारत सरकार के कानून सचिव को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव के 2 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार जारी की गई धनराशि राज्य सरकार के साथ साझाकरण पैटर्न के अनुसार अंतिम समायोजन के अधीन होगी। एमिकस ने प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के समक्ष लंबित मामलों की जांच की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की है। एमिकस द्वारा मांगे गए अन्य निर्देश हैं: सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटने वाले न्यायालय इन मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करेंगे। अन्य मामलों की सुनवाई ऐसे मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद ही की जाएगी। धारा 309 CRPC के संदर्भ में ट्रायल दिन प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया जाएगा। हाईकोर्ट और प्रत्येक जिले के प्रमुख सत्र न्यायाधीशों द्वारा 2 सप्ताह के भीतर कार्य का आवश्यक आवंटन किया जाएगा। अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ही मामले की सुनवाई में सहयोग करेंगे और कोई स्थगन नहीं किया जाएगा। यदि आरोपी मुकदमे में देरी करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। ट्रायल कोर्ट प्रत्येक ऐसे मामलों पर संबंधित हाई कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट भेजेगा जहां सुनवाई 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। देरी के कारणों के बारे में और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देगा। वर्तमान याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि दोषी व्यक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से प्रतिबंधित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। नमस्कार।